तो कैसे हैं आप सभी लोग। फिर से एक बार स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल में। आज हम जानने वाले हैं राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया और उसकी चुनौतियां, यानी जो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां हैं वो कौन कौन सी थी और जो महत्वपूर्ण चुनौती हैं उनके बारे में हम पूरी डिटेल से जानने वाले हैं। तो चलिए इसे हम शुरू करते हैं। तो जो राष्ट्र निर्माण की प्रमुख चुनौतियां हैं वो इस प्रकार हैं। पहली है हमारी स्वतंत्र भारत में चुनौतियां, दूसरा है विभाजन और परिणाम, तीसरा है रियासतों का एकीकरण, चौथा है विरासत, औपनिवेशिक और राष्ट्रीय आंदोलन, पांचवा है शासकीय भाषा मुद्दा, छठा है हमारा भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, सातवां है हमारा अल्पसंख्यक भाषा और उनसे संबंधित मुद्दे, फिर उसके बाद है हमारा जनजातियों का एकीकरण, उसके बाद है हमारा क्षेत्रीय आकांक्षाएं, उसके बाद है हमारा हिंदू कोड बिल। यानी अगर आपके पेपर में आता है कि राष्ट्र निर्माण की प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए, तो आप अगर इन बिंदुओं को लिख देंगे तो आपकी जो नंबर हैं वो पूरे से पूरे आपको मिल जाएंगे। तो अब देखो बच्चों, जो महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं विभाजन और परिणाम, जो विभाजन और परिणाम है एक महत्वपूर्ण चुनौती है, इसको हम पूरे डिटेल से जानेंगे। यानी जो चुनौती हमारे लिए एक महत्वपूर्ण है, जो चुनौती एक इम्पोर्टेंट है, उसे हम पूरे डिटेल से जानेंगे। बाकी जो नहीं है उसे हम नहीं जानेंगे, क्योंकि खाली टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो जो महत्वपूर्ण चुनौती है उसे हम पहले डिटेल से जानते हैं। जैसे हो गया हमारा विभाजन, जो ऊपर लिखा था ना विभाजन के कारण, वो है विभाजन के पहला कारण था सांप्रदायिक दंगे। अब मैं इसको पूरा पढ़ूंगा नहीं क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। पहला हमारा सांप्रदायिक दंगे, ये हमारे विभाजन के जो कारण थे वो थे सांप्रदायिक दंगे। इसी प्रकार फिर दूसरा है हमारा, अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। उसी प्रकार दूसरा है हमारा मुस्लिम लीग स्थापना और मुस्लिम सांप्रदायिकता, यह भी हमारे विभाजन का कारण था। इसी प्रकार नीचे है हमारा कांग्रेस की त्रुटिपूर्ण एवं दुर्लभ नीति, ये भी हमारे जो विभाजन के कारण थी। पाकिस्तान की मांग भी थी, पाकिस्तान अपने लिए एक अलग देश की मांग कर रहा था, ये भी विभाजन और परिणाम के कारण था। उसी प्रकार माउंटबेटन का प्रभाव, ये भी एक कारण था। आप चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं इनको। माउंटबेटन का प्रभाव हो गया। उसी प्रकार दूसरा हमारा रियासतों का एकीकरण, ये एक महत्वपूर्ण टॉपिकों में से एक है, एक महत्वपूर्ण है हमारे लिए रियासतों का एकीकरण। देखो बच्चों, इसे भी मैं नहीं पढ़ूंगा पूरा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैं आपको बेसिक सा बता देता हूँ। जो हमारे टोटल रियासतें थे, जो हमारे पूरे रियासतें थे, वो थे हमारे 565 रियासतें। जब 565 जो रियासतों को भारत में विलय कराया गया, यानी जो हमें देसी रियासतें थी, जो हमारे देसी रियासतें थी, उनको जो भारत में विलय कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो निभाई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी जो पूरे रियासत थे उनको जो भारत में विलय कराने का कार्य जो किया गया वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया। अब देखो बच्चों, जो 565 रियासतें थी, जो 565 रियासतें थी उनमें से 562 रियासतें, उसमें से 562 रियासतें भारत में बहुत आसानी से विलय हो गई। यानी जो 565 में से 562 रियासतें भारत में विलय हो गई। लेकिन जो जूनागढ़ था और हैदराबाद था और जम्मू कश्मीर था, ये भारत में विलय होने में थोड़ी इनको कठिनाई आ रही थी। मतलब जो जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर था, इनको भारत में विलय करने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, ये लोग भारत में विलय होने से मना कर रहे थे। तो इसी प्रकार जो जूनागढ़ था, इस रियासत को, जो जूनागढ़ रियासत था, इसे भारत में जनमत संग्रह के माध्यम से भारत में विलय कराया गया। अगर यानी आपका क्वेश्चन आता है किस रियासत को जनमत संग्रह के माध्यम से भारत में विलय कराया गया, तो आपका आंसर क्या होगा? जूनागढ़। जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर क्या कराया गया? जनमत संग्रह के आधार पर कैसे कराया गया? क्योंकि जो यहाँ की जनता थी, देखो बच्चों, जो यहाँ की जनता थी वो भारत में विलय होना चाहती थी। अब जनता भारत में विलय होना चाहती थी, लेकिन जो यहाँ का राजा था वो भारत में विलय नहीं होना चाहता था। तो इसी कारण जो जूनागढ़ है, इसे जनमत संग्रह के आधार पर भारत में विलय कराया गया। उसी प्रकार दूसरा है हमारा हैदराबाद। हैदराबाद भी नहीं हो रहा था, तो जो हैदराबाद, इसी प्रकार दूसरा है हमारा हैदराबाद।
हैदराबाद भी भारत में विलय नहीं होना चाहता था। तो जो हैदराबाद को भारत में विलय कराया गया वो कराया गया हमारा पुलिस कार्रवाई के माध्यम से। यानी अगर आपका क्वेश्चन आता है किस रियासत को पुलिस कार्रवाई के माध्यम से भारत में विलय कराया गया, तो आप लोग बताएंगे हैदराबाद। यानी जो हमारा हैदराबाद है उसे पुलिस कार्रवाई के माध्यम से भारत में विलय कराया गया। उसी प्रकार फिर आता है जम्मू कश्मीर, JNK यानी जम्मू एंड कश्मीर। जो जम्मू कश्मीर है इसे भारत में विलय कराया गया हमारा विलय पत्र पर हस्ताक्षर करा के। जो यहाँ का राजा हुआ था, देखो बच्चों, यहाँ का एक राजा हुआ करता था हरीश सिंह। हरीश सिंह यहाँ का एक राजा हुआ करता था, वो भारत में विलय नहीं होना चाहता था। तो भारत में विलय नहीं होना चाहता था, तो जिस समय भारत में रियासतों का एकीकरण हो रहा था उस समय भारत का प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और जो जम्मू कश्मीर का राजा था हरीश सिंह, जम्मू कश्मीर में बार बार पाकिस्तान आक्रमण कर रहा था। मतलब एक प्रकार से जो हरीश सिंह है ये परेशान हो गया, तो इसने कहा भारत से हमारी कुछ मदद कर दो। यानी जो हरीश सिंह था इसने कहा पाकिस्तान हम मतलब जो जम्मू कश्मीर में है बार बार आक्रमण कर रहा है, तो हमारी कुछ मदद कर दो। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने कहा हम आपकी मदद तब करेंगे जब आप अपनी रियासत को भारत में विलय कराएंगे। तो उन्होंने कहा आप विलय पत्र पर हस्ताक्षर कीजिए, हम आपकी रक्षा करेंगे। तो इसी प्रकार जो हरीश सिंह है उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और जो जम्मू कश्मीर रियासत थी उसको भारत में विलय किया गया। तो इसी प्रकार जो जम्मू कश्मीर रियासत को भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर के माध्यम से भारत में विलय कराया गया। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। उसी प्रकार जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है फिर है भाषा। देखो, भाषा आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया। यानी जो ऊपर जैसे हमने ऊपर अभी देखा ना, जैसे यहाँ पर हमने देखा जो महत्वपूर्ण बिंदु थे यहाँ पर था ना, था भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। ये तो इस टॉपिक के बारे में हम जानते हैं। भाषा के आधार पर यानी भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया। 1956 में जब पुनर्गठन किया गया, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, इसको पढ़ते हैं पहले। आजादी के बाद कई बार राज्यों को पुनर्गठन की मांग की गई। यानी जब हमको आजादी मिली तो आजादी के बाद यानी भाषा के आधार पर राज्यों पर पुनर्गठन की मांग की जाने लगी। दूसरा है वित्तीय, आर्थिक, प्रशासनिक और क्षेत्रीय भाषा के मुद्दे हुए थे। इस संदर्भ में 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। यानी अगर आपसे पूछा जाता है राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया, तो आप लोगों का आंसर क्या होगा 1953। यानी 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। आयोग ने सितंबर 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। आयोग ने तो जो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया 1953 में किया गया। तो फिर 53 में जब इसका गठन हुआ तो इसने 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। ठीक है, 1955 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और आयोग की नियुक्ति प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने की थी। यानी जो आयोग की नियुक्ति थी, राज्य पुनर्गठन आयोग था, इसकी नियुक्ति जो की थी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने की थी। राज्य पुनर्गठन आयोग का नेतृत्व एस फजल अली कर रहे थे। यानी जो राज्य पुनर्गठन आयोग था इसका जो नेतृत्व एस फजल अली कर रहे थे और इसके दो अन्य सदस्य एम वाणिकर तथा HN कंजूरी भी थे। यानी जो फजल अली थे वो इनका नेतृत्व कर रहे थे और जो अन्य सदस्य थे, दो अन्य सदस्य भी थे, एक थे एम पाणिकर और दूसरे थे HN कुंजरू, ये इसके अन्य सदस्य थे। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं, जैसे हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश स्वतंत्र भारत का पहला राज्य था जो 1 नवंबर 1956 का पुनर्गठन राज्य पुनर्गठन भाषा अधिनियम 1956 के द्वारा बनाया गया। यानी भाषा के आधार पर पहला राज्य बनाया गया आंध्र प्रदेश, जो 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा बनाया गया। ठीक है, यानी भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन बना? आंध्र प्रदेश। मान्य भाषाई आधार पर बना, यानी जो ये भाषा के आधार पर बना वो मान्य भाषाई आधार पर बना था। राज्य का गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ। यानी जो राज्य का गठन है वो 1 अक्टूबर 1953 को हुआ। यानी पहला भाषा के आधार पर जो पहला राज्य बना वो बना था आंध्र प्रदेश और 1 अक्टूबर 1953 को बनाया गया।
तो यहीं पर जो हमारे महत्वपूर्ण टॉपिक थे वो हमने देखे। क्योंकि देखो बच्चों, जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है उसे हमने देखना भी नहीं है, क्योंकि खाली अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। एक प्रकार से पॉइंट थे वो हमने यहाँ पर देखा, तो खूब आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। मैं फिर मिलता हूँ अगले टॉपिक लेके। जय हिंद, जय भारत।